वेलकम टू माय चैनल लेक्चर नोट्स एंड स्टडी टिप्स। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कार्बोहाइड्रेट की कंपोजिशन। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहले तो हम फ्लो चार्ट में देखेंगे कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड क्लासिफिकेशन देखेंगे, कितने कंपोनेंट्स हैं उसके। क्लासिफिकेशन में अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट के 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला सिंपल कार्बोहाइड्रेट, देन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, और उसके बाद है डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की आगे से फर्दर टाइप्स हैं, लेकिन पहले हम कंपाउंड और डिराइव के स्टडी करते हैं थोड़ा सा, फिर डिटेल स्टडी हम बाद में करेंगे। Compound or complex means these are the carbohydrates having the carbohydrate attached to the non-carbohydrate parts component. ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ऐसे ही कंपाउंड्स होते हैं जो कि नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट्स के साथ अटैच्ड होते हैं। और अगर डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट की तो वो डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल हैं अमीनो शुगर्स, यूरोनिक एसिड, एस्कोर्बिक एसिड एंड ग्लूक्रोनिक एसिड। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में हम कह सकते हैं शुगर आता है। शुगर अगर हम इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन देखें सिंपल कार्बोहाइड्रेट की, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड देन पॉलीसेकेराइड। और मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज आता है, फ्रुक्टोज आता है, मैनोज आता है, गैलेक्टोज, राइबोज। और डाइसेकेराइड्स में जो है लैक्टोज, माल्टोज एंड सुक्रोज। और लिगोसेकेराइड में अगर हम देखें पार्ट्स ऑफ वेनस रिसेप्टर्स इन द बायोलॉजिकल कंपाउंड्स। पॉलीसेकेराइड्स की आगे से फर्दर टाइप्स हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड एंड होमोपॉलीसेकेराइड। हेट्रो मीन्स डिफरेंट एंड होमो मीन्स सेम, मतलब पॉलीसेकेराइड जिनके डिफरेंट पॉलीसेकेराइड जब मोनोसेकेराइड्स कंबाइन होते हैं तो वो हेट्रोपॉलीसेकेराइड बनाते हैं, लेकिन जब एक जैसे मोनोसेकेराइड कंबाइन होते हैं तो वो होमोपॉलीसेकेराइड बनाते हैं। जब एक जैसे जो होते हैं उनकी एग्जांपल में अगर हम देखें ग्लाइकोजन आता है, स्टार्च आता है, सेलुलोज आता है। हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स की आगे से फर्दर क्लासिफिकेशन है, उन्हें डिवाइड किया गया एसिडिक और न्यूट्रल कंपाउंड्स में। न्यूट्रल कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनकी पीएच जो होती है वो 7 होती है, 7 न्यूट्रल पीएच होती है। और यहाँ पे आता है ब्लड ग्रुप पॉलीसेकेराइड। ब्लड के जो पीएच है वो न्यूट्रल है, सो यहाँ पे जो पॉलीसेकेराइड्स आएंगे वो ब्लड ग्रुप पॉलीसेकेराइड आएंगे। एसिडिक अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सल्फेट कंटेनिंग जो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कैरेटिन सल्फेट या कॉनहाइड्रेटिन सल्फेट होते हैं, ये एसिडिक हैं। और सल्फेट फ्री भी होते हैं, ये सल्फेट कंटेनिंग है और ये सल्फेट फ्री में एग्जांपल अगर देखें हम हाइड्रोनिक एसिड और कॉनहाइड्रेटिन। यहाँ पे ड्राइटीन सल्फेट था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ सिर्फ कॉन्ड्राइटीन है। अब हम डिटेल स्टडी करते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करेंगे। हमने पहले देखा फ्लो चार्ट में कि उनके कैसे हम क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन होती है। देन हम स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को एज अ थ्योरेटिकल। कार्बोहाइड्रेट इज क्लासिफाइड एज सिंपल शुगर और सिंपल कार्बोहाइड्रेट, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स या कंजुगेटेड कार्बोहाइड्रेट या डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट। सिंपल शुगर और सिंपल कार्बोहाइड्रेट की अगर हम डेफिनेशन देखें कि दीज ऑन हाइड्रोलिसिस ब्रेक डाउन विद द इनकॉर्पोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स गिव स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट ओरिजिन ओनली। ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि जब उनकी हाइड्रोलिसिस होती है, ब्रेकडाउन होती है इनकॉर्पोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स से, तो वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। कंपाउंड और कंजुगेटेड जो होते हैं ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट्स के साथ अटैच्ड होता है कार्बोहाइड्रेट पार्ट। और जैसे कि एग्जांपल आ सकते हैं कि ग्लूकोज होता है और प्रोटीन, इन दोनों को मिलाओ तो ग्लाइकोप्रोटीन होता है कि एक प्रोटीन जो है वो नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट है और ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट पार्ट है। ऐसे ही ग्लाइकोलिपिड्स। डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट अगर देखें, ये जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस से, मॉडिफिकेशन से ये कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। और ये जो होते हैं देन जब ये डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस होते हैं इनके से जो कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं उन्हें हम कहते हैं डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट। एग्जाम्पल अगर हम इनकी देखें, एस्कोर्बिक एसिड है, ओसेजोन्स हैं, यूरोनिक एसिड है और अमीनो शुगर्स हैं। अब सिंपल शुगर और सिंपल कार्बोहाइड्रेट की अगर हम डिटेल स्टडी करें तो सिंपल शुगर को हम कह सकते हैं कि इसे हम
शुगर कहते हैं। जैसे हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का अगर नेम देखें शुगर, इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स और ट्राइसेकेराइड्स, ये सारे एग्जांपल्स में आते हैं। देन पहले मोनोसेकेराइड्स देखते हैं। मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं? मोनोसेकेराइड्स, मोनो मीन्स वन एंड सेकेराइड्स मीन शुगर। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि फर्दर उनकी ब्रेक डाउन ना हो सके, इनकी फर्दर हाइड्रोलिसिस ना हो सके, ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम मोनोसेकेराइड्स कहते हैं। उनमें एक ही कार्बन आता है। अगर देखें, अगर एक ही कार्बन एटम होगा, उसके साथ उसका जो होगा वो मॉलिक्यूल एक होगा जिसमें एक ही कार्बन एटम होगा, उसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस क्या होगी? तो इस वजह से ये जो होते हैं हाइड्रोलिसिस, ऐसे कंपाउंड्स की हाइड्रोलिसिस नहीं होती और ये सिंगल यूनिट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और अगर हम देखें इनको डिवाइड करें तो ये दो टाइप्स होती हैं इनकी। एक तो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम और एक अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल ग्रुप। नंबर ऑफ कार्बन एटम की बेस पे अगर हम देखें तो हमारे पास आते हैं ट्राइओसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस और हेप्टोसिस। और अगर हम फंक्शनल ग्रुप की बेस पे देखें तो एल्डोसिस और कीटोसिस आते हैं। क्योंकि हमने स्टडी किया कि कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन में कि यहाँ पे हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं, जिसमें हमने स्टडी किया एल्डिहाइड और कीटोन के फंक्शनल ग्रुप होते हैं इसके साथ। तो यहाँ पे फिर भी जो टाइप्स में आएगा तो एल्डोसिस और कीटोसिस आएगा, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं मोनोसेकेराइड्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में। या अगर हम थ्योरेटिकली देखें कि क्या लिखेंगे, दिस चेंजेस फ्रॉम द 3 कार्बन containing ट्राइओसिस टू 7 कार्बन containing शुगर। 7 कार्बन containing शुगर तक होगा, या हम कह सकते हैं हेप्टोज या हेप्टलोज। दे मे बी अदर कीटोसिस, दैट इज फ्रुक्टोज एंड अल्डोसिस। इसे हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ एदर कीटो ग्रुप एंड एल्डो ग्रुप रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे आप कह सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम, और यहाँ पे कह सकते हैं कि डिपेंडिंग ऑन द फंक्शनल ग्रुप। अगर ये हमने जनरल नेम देखे इनके, ट्राइओसिस, ट्राई मीन 3 कार्बन एटम, और 3 कार्बन कंटेनिंग शुगर जो होते हैं उसे हम ट्राइओसिस कहते हैं। और इसका अगर हम फार्मूला देखें, जनरल फार्मूला ट्राइओसिस का C3H6 और O3 आता है, और इसके एग्जांपल है ग्लाइसरोल। टेट्रोसिस मीन 4 कार्बन कंटेनिंग शुगर जो होता है उसे टेट्रोसिस कहते हैं। इसका फार्मूला होता है C4H8 और O4, और इसकी एग्जांपल में हम लिख सकते हैं आर्थरोज। पेंटोसिस की एग्जांपल हम पेंटोसिस क्या होता है पहले ये देखते हैं। 5 कार्बन कंटेनिंग जो शुगर होता है उसे हम पेंटोसिस कहते हैं, और इसकी जनरल फार्मूला जो होता है वो C5H10O5 होता है। इसकी एग्जांपल में हम कह सकते हैं राइबोस या डीऑक्सी राइबोस। और हेक्सोसिस की जो होते हैं कि हम कह सकते हैं कि हेक्स मीन 6, सो 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर जो होता है वो हेक्सोसिस होता है, और इसकी एग्जांपल आती है C6H12O6। और इसकी अगर हम एग्जांपल देखें, जाइलोस या ग्लूकोज इसकी हेक्सोसिस की एग्जांपल में आता है। हेप्टोसिस कहते हैं कि 7 कार्बन कंटेनिंग शुगर जो होता है उसे हेप्टोसिस कहते हैं, और इसका जो जनरल फार्मूला होगा वो C7H14O7 होता है। और ये जो फार्मूले मैंने बताया, मैंने पिछली वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में, जो मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। उसमें जो जर्नल फार्मूला होता है वो उससे ये सारे फार्मूलाज डिराइव्ड हुए हैं। हेप्टोसिस की अगर हम एग्जांपल देखें, सीडो हेप्टोलोज या सीडो हेप्टोज हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने हेप्टोसिस का यहाँ पे आपने देखा हेप्टोज या हेप्टोलोज दोनों कहते हैं, तो यहाँ पे हम सीडो हेप्टोलोज या सीडो हेप्टोज दोनों कह सकते हैं। देन हम आगे मोनोसेकेराइड्स को फर्दर स्टडी करते हैं। हमने सारे स्टडी किए मोनोसेकेराइड्स, ट्राइओसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस, हेप्टोसिस। इसकी एग्जांपल्स देखिए हमने, जैसे कि ग्लाइसरोल, आर्थरोज, राइबोस, डीऑक्सीराइबोस, जाइलोस, ग्लूकोज, सीडोहेप्टलोस। लेकिन इन सब में मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोनोसेकेराइड जो यूनिट है वो कौन सा है? ग्लूकोज। ग्लूकोज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें एल्डो शुगर प्रेजेंट होता है, मीन्स एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होता है, और इसका जो फार्मूला होता है वो C6H12O6 होता है, मीन्स ये हेक्सोस होता है। और इसके स्ट्रक्चर अगर आप देखें यहाँ पे तो ओपन स्ट्रक्चर में हम सेम टू सेम इसको ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले तो आपने 6 कार्बन देने हैं, देन उसके इर्द गिर्द जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप है वैसे लगाना है। यहाँ पे आपको एल्डो ग्रुप सामने नज़र आ रहा होगा, इसमें एल्डो ग्रुप लगा हुआ है। ये क्या है? अल्फा
डी ग्लूकोज। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कीटो ग्रुप है, और जहाँ पे कीटो ग्रुप जो है वो फ्रुक्टोज में प्रेजेंट होता है। एल्डो ग्रुप प्रेजेंट होता है ग्लूकोज, जैसे कि ग्लैक्टोज होकर इनमें एल्डो ग्रुप होता है, और फ्रुक्टोज में अगर आप देखें तो कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है। अगर हम मोनोसेकेराइड्स की देखें थोड़ी सी डिटेल और देखें, फिजियोलॉजिकली मोनोसेकेराइड्स और ऑब्टेन फ्रॉम, मोनोसेकेराइड्स हमें कहाँ से मिलते हैं? सबसे पहले जो डाइटरी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनके ब्रेक डाउन से हमें मिलते हैं। जैसे कि डाइजेशन के दौरान स्टार्च होता है, स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट ही है, वो डाइटरी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, उसके ब्रेक डाउन से हमें मोनोसेकेराइड मिलेगा। नेक्स्ट हमें कहाँ से मिलता है? जब ब्रेक डाउन होती है ब्लड ग्लूकोज रिजर्व की लिवर में ग्लाइकोजिनोलाइसिस के प्रोसेस से, जब हमें ग्लूकोज मिलता है जो कि रिजर्व फॉर्म में बॉडी में होता है, उसकी ब्रेक डाउन होती है ग्लाइकोजिनोलाइसिस के प्रोसेस ग्लाइकोजन की, तो हमें ग्लाइकोजन मिलता है, वो भी क्या है? मोनोसेकेराइड्स में आता है। जो नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से हमें मिलता है ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस से, वो भी हमें मोनोसेकेराइड ही उससे मिलते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट जिसमें होती है। अब हम स्टडी करते हैं डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट में ही आता है। हम देखते हैं डाइसेकेराइड, डाई मीन्स टू एंड सेकेराइड्स मीन या सेक्रॉन्स मीन शुगर। तो इसके हमारे पास डेफिनेशन क्या आएगी कि दो सिंपल कार्बोहाइड्रेट विच कंसिस्ट ऑफ टू मोनोसेकेराइड यूनिट्स आर कॉल्ड एज डाइसेकेराइड। यहाँ हम कहते हैं they are formed by the condensation of two monosaccharide units. condensation means union, दो मोनोसेकेराइड की यूनियन जब होगी तो हमारे पास जो है वो डाइसेकेराइड्स बनेंगे। और जब इनकी यूनियन होती है, कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, तो वो किस तरह होता है? इनकी कॉम्बिनेशन जब होगा तो कार्बन नंबर 1 पे एक मोनोसेकेराइड का जो कार्बन नंबर 1 होगा और दूसरे मोनोसेकेराइड का कार्बन नंबर 4 या कार्बन नंबर 2 उस होगा, इनका जो बॉन्डिंग होगी वो इस नंबर पे होगी, या 1-2 पे या 1-4 पे। पहले मोनोसेकेराइड का कार्बन नंबर 1 होगा, दूसरे मोनोसेकेराइड का 4 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। और जब इनकी बॉन्डिंग होगी तो वहाँ से हाइड्रोलिसिस होगी, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और जब 1-2 पे होगी तो 1-2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, या 1-4 पे जब होगी तो 1-4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या 1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। कभी कभी 1-6 लिंकेज भी होती है। 1-6 लिंकेज कैसे? मोनोसेकेराइड, एक मोनोसेकेराइड का तो कार्बन नंबर 1 होता ही है, दूसरे का 2 या 4 होता है, तो उस लिहाज से उनका 1-2 या 1-4 नेम दिया जाता है। लेकिन कभी कभी 6 पे भी बॉन्ड बनता है इसका, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि 1-6 लिंकेज बनती है, जिसे ज़्यादातर ये बनती है ब्रांच चेन पॉलीसेकेराइड जो होती हैं उनमें 1-6 लिंकेज बनती है। ज़्यादातर हम कह सकते हैं कि इसके एग्जांपल में हम देखें जो इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं, डाइसेकेराइड्स हैं, वो उनकी कंपोजिशन कैसे है और कॉमन सोर्सेज कौन सी हैं कि जिन से हमें ये डाइसेकेराइड्स मिलते हैं, वो देखते हैं। इस टेबल में अगर आप देखें कंपाउंड एग्जाम्पल आती है डाइसेकेराइड की, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज इसकी डाइसेकेराइड की एग्जाम्पल है। देन हम इनके कॉमन नेम देखते हैं कि सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज के कॉमन नेम्स क्या हैं। सुक्रोज का कॉमन नेम देखें, कॉमन शुगर या हम कैन शुगर इससे कहते हैं, दोनों इसके नेम हैं। और ये जो है ये यूज़ होता है एज अ स्वीटनर, टी में एज अ स्वीटनर यूज़ होता है, या बेवरेजेस जो होती हैं उनमें। और मोनोसेकेराइड कंपोजिशन, सुक्रोज किससे मिलके बना है? सुक्रोज ग्लूकोज या फ्रुक्टोज से मिलके बना है। और इसका अगर सोर्स देखें हम, शुगर केन और शुगर बीट से हमें ये इन दोनों से हमें मिलता है सुक्रोज। लैक्टोज, लैक्टोज को हम मिल्क शुगर भी कहते हैं। लैक्टोज के हम कंपोजिशन देखें कैसे बनता है, कौन कौन से मोनोसेकेराइड से बनता है, तो आप कह सकते हैं कि ग्लूकोज या गैलेक्टोज। तो ये इसके जो सोर्सेज हैं वो मिल्क से हमें ये मिलता है। आपको मैं ये समझा के एक ट्रिक बताती हूँ इनके याद रखने के लिए, इनकी कंपोजिशन। माल्टोज, माल्टोज को हम माल्ट या फ्रूट शुगर कहते हैं क्योंकि ये हमें फ्रूट से हासिल होता है। इसका सोर्स देखिए, यहाँ फ्रूट है, ये हमें फ्रूट से हासिल होता है, इसलिए हम इसे फ्रूट शुगर कहते हैं या माल्ट कहते हैं। और इसकी जो कंपोजिशन है मोनोसेकेराइड वो ग्लूकोज एंड ग्लूकोज है।
अब मैं ट्रिक की तरफ आती हूँ, जिस तरह मैं याद करती हूँ, मुझे नहीं पता सब ऐसे याद करते हैं या नहीं। आपको यहाँ पे लैक्टोज कि आपको कंपोजिशन बतानी है कि क्या है, लेकिन आपको कंपोजिशन इसकी याद नहीं है। तो आप ये सोच सकते हैं कि लैक्टोज किस में आता है। जैसे एक तो गलैक्टोज, देखो गलैक्टोज जी को रिमूव करो तो हमारे पास लैक्टोज बन जाता है ना। तो मीन्स कि गलैक्टोज इसमें एक कंपोनेंट है, तो साथ गलैक्टोज के साथ क्या कौन सा कंपोनेंट है, ग्लूकोज। तो इसका मतलब कि गलैक्टोज एंड ग्लूकोज क्या है, वो लैक्टोज का कंपोनेंट्स हैं। सुक्रोज की अगर हम बात करें तो इसको आप फ्रुक्टोज से याद रखेंगे। सुक्रोज के स्पेलिंग और फ्रुक्टोज के स्पेलिंग मिलते जुलते हैं। यहाँ से आप रिमूव कर दें एफ को और टी को रिमूव कर दे तो आपको ये सुक्रोज, यहाँ पे एस नहीं होगा तो बाकी स्पेलिंग सेम टू सेम है, तो आप इनको भी याद रख सकते हैं। मुझे इस तरह बहुत इजी वे से याद हैं। कब इस तरह मैंने सेकंड ईयर में नहीं, फर्स्ट ईयर में मैंने इस तरह याद किए थे, जो कि मुझे अभी तक ये सेम टू सेम इसी प्रोसीजर से याद है। देन हम आप देते हैं आगे ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं, ओलिगो मीन्स फ्यू एंड सैकेराइड्स मीन शुगर। डेफिनेशन अगर हम इनकी देखें, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें हम कहते हैं कि 3 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट होते हैं या 2 to 9। ये दो तरह, किसी बुक में हमने देखा 2 to 9 होता है, किसी बुक में हमने देखा 3 to 10 होता है। यहाँ पे 3 to 10 मोनोसैकेराइड है, देन आपको 3 to 10 याद रखने होंगे। लेकिन 2 to 9 भी कोई नहीं है कि जो नंबर है कार्बोहाइड्रेट्स का वो सेम है 2 to 9 में भी और 3 to 10 में भी। एक दूसरे के साथ ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो 3 to 10 के फॉर्म में होता है, मतलब कि कुछ अगर 3 से ऊपर हो या 10 तक हो, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जब लिंक करते हैं एक दूसरे के साथ वो ओलिगोसैकेराइड्स बनाते हैं। मीन्स फ्यू नंबर जब कंबाइन होते हैं तो वो हमारे पास बनाते हैं ओलिगोसैकेराइड्स बनाते हैं, और ये पॉलीमर बनाते हैं। पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन यूनिट, मैनी यूनिट्स बनते हैं। मैनी ये पॉलीमर चेन जो होती है वो कितने मोनोसैकेराइड्स की होती है, 3 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट की ये पॉलीसैकेराइड चेन होती है। और ओलिगोसैकेराइड जो होते हैं वो यूजली फाउंड अटैच टू कार्बोहाइड्रेट्स। ये हमें ओलिगोसैकेराइड ज़्यादातर अटैच्ड कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन्स के साथ मिलते हैं। अगर हम इनकी फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस देखें, लेकिन वेट हमें फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस अभी नहीं देखनी है। हम पहले ओलिगोसैकेराइड की थोड़ी सी डिटेल स्टडी करते हैं, और मैंने जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की बात की पीछे उसकी थोड़ी डिटेल बताती हूँ। मैंने आपको पीछे डाइसैकेराइड में बताया कि इनकी लिंकेज कैसे बनती है, कैसे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। यहाँ पे भी वही सेम प्रोसीजर है, लेकिन यहाँ पे जो होगा फॉर्मेशन होगी वो फ्यू नंबर होंगे इसके। तो कैसे होंगे, ओलिगोसैकेराइड 2 to 9 मोनोसैकेराइड यूनिट से बनता है। जब एक दूसरे से वो कंबाइन होते हैं या तो वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है, रिजल्ट क्या होता है इसका, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, या हम कह सकते हैं 1,4 लिंकेज भी से कह सकते हैं। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की डेफिनेशन अगर हम देखें, द टाइप ऑफ बॉन्ड दैट ज्वाइन 2 मोनोसैकेराइड यूनिट। यहाँ पे सिर्फ 2 मोनोसैकेराइड यूनिट जुड़े हैं। आपने अभी 3 का पढ़ा है ना, तो अब 3 भी कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा। जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो उनमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। जब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है तो बॉन्ड बन जाता है। एक साइड से भी OH रिमूव हुआ, दूसरे साइड से भी H रिमूव हुआ। वाटर का फार्मूला तो आपको पता ही होगा ना, H2O। तो फिर एक तरफ से H मॉलिक्यूल रिमूव होगा, दूसरी तरफ से OH मॉलिक्यूल रिमूव होगा, तो वो हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, तो वहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। या हम अगर इसकी एक और डेफिनेशन देखें कि कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड यूनिट टू फॉर्म डाइसैकेराइड बाय द लॉस ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल। 1 वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल हो तो कोवलेंट बॉन्ड में 2 मोनोसैकेराइड यूनिट के दरमियान, तो वो कौन सा बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल डाइसैकेराइड की एग्जांपल दूंगी, लेकिन यहाँ पे आप खुद एज अ प्रैक्टिस 3 मोनोसैकेराइड 4 मोनोसैकेराइड खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन एज अ पेज पे हम ज़्यादा मोनोसैकेराइड ड्रॉ करके उनके लिंकेज में बहुत उस तरह कन्फ्यूजन पैदा होती है कि हम नहीं कर सकते। तो सिंपली हमने 2 मोनोसैकेराइड लिए, उनका बॉन्ड बनाया और देखा कि कैसे बॉन्ड बनता है, वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। यहाँ पे अगर आप देखें ग्लूकोज मॉलिक्यूल और ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलते हैं, तो मैंने अभी डाइसैकेराइड में भी आपको बताया कि माल्टोज बनता है।
यहाँ पे आप देखें ये ग्लूकोज का ब्रांच चेन है, ये भी ब्रांच चेन फॉर्म बना हुई है स्ट्रक्चर। जब ये दोनों स्ट्रक्चर हैं तो हमने 1,4 लिंकेज यहाँ पे पढ़ रहे हैं, 1,4। तो ये कार्बन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट होगा, कार्बन नंबर 1, कार्बन 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे नंबरिंग हुई है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस साइड से 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे नंबरिंग है कार्बन की। तो हमने एक मोनोसेक्राइड का कार्बन नंबर 1 लेना, दूसरे मोनोसेक्राइड का कार्बन नंबर 4 लेना। यहाँ पे कार्बन नंबर 1 हमने लिया और यहाँ पे हमने काउंट किया 1, 2, 3, 4 1,4 लिंकेज बना रहे हैं ना। तो यहाँ पे कार्बन नंबर 4 पे हमने OH है, यहाँ पे भी OH है, लेकिन यहाँ पे हम H को लेंगे एक कार्बन स्ट्रक्चर से, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर से, और दूसरी स्ट्रक्चर से OH लेंगे। जब इसको हमने लिया तो ये यहाँ से रिमूव हो गया। जब ये रिमूव हुआ मतलब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगी, फार्मूला आगे कंटिन्यू होगा। तो यहाँ पे हमने देखा है माइनस वाटर मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा। सेम टू सेम ये भी वही है, ये भी वही अपनी जगह वही है, लेकिन क्या चेंज आया कार्बन नंबर 1 पे और कार्बन नंबर 4 पे। यहाँ पे कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 पे इनका बॉन्ड बना। इस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या 1,4 लिंकेज। यहाँ पे क्योंकि 1 और कार्बन नंबर 4 पे बना था ना, तो हमने इनको 1,4 लिंकेज ही कहा बिटवीन 2 ग्लूकोज मालिक्यूल बाय द रिमूवल ऑफ 1 वाटर मालिक्यूल। ये हमारे पास बॉन्ड वो क्या कहते हैं हम बना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना। हाइड्रोलिसिस अगर हम इनके देखें कि जब इनकी हाइड्रोलिसिस होती है ओलिगोसैकेराइड्स की, तो हमारे पास 2 to 9 मोनोसैकेराइड यूनिट जो होते हैं उनकी हाइड्रोलिसिस हो एसिड की प्रेजेंस में। एसिड कौन सा होगा? H2SO4 होगा, और एंजाइम्स होंगे, तब इनकी हाइड्रोलिसिस होगी। ओलिगोसैकेराइड्स की हाइड्रोलिसिस तब होगी। देन हम आगे अब इनके फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं कि ओलिगोसैकेराइड की फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस अगर देखें ओलिगोसैकेराइड की, तो फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखें, दीज आर द पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ये पार्ट है मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का, और ब्लड ग्रुप ग्लाइकोप्रोटीन्स का। ग्लाइकोप्रोटीन्स के साथ जो मॉलिक्यूल अटैच्ड होगा कार्बोहाइड्रेट का, वो होगा ओलिगोसैकेराइड। तो ये पार्ट है किसका? जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं उसका, और ब्लड ग्रुप जो का ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं उनका। सेकंड पॉइंट अगर हम देखें, ब्लड कोगुलेशन फैक्टर विच आर रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग ड्यूरिंग इंजरी। जब हमें इंजरी होती है, हमारा ब्लड निकलता है उस जख्म से, ये जो भी होता है उससे, तो उस वक्त जो ब्लड कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं वो ब्लड को क्लॉट करते हैं उस जगह, ताकि ब्लड जो बह रहा होता है उसको रोक सके। तो वहाँ पे जो कंपोनेंट्स होते हैं एज अ ब्लड क्लॉट कोगुलेशन फैक्टर जो होते हैं, वो ओलिगोसैकेराइड होते हैं एज अ स्ट्रक्चरल पार्ट में। एंटीबॉडीज ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि फाइट करते हैं जर्म्स के अगेंस्ट, और फॉरेन जो बॉडीज़ होती हैं, एंटीजेंस होते हैं उनके खिलाफ। और वो भी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं उनमें भी क्या होता है? ओलिगोसैकेराइड्स होता है। अगर हम देखें 4 पॉइंट के वायरस सेल रिसेप्टर्स, जो सेल रिसेप्टर्स होती हैं जैसे कि डोर्स, ऐसे डोर्स जो कि डिफरेंट सब्सटेंस की एंट्री जहाँ पे होती है सेल्स की, और ऐसे वहाँ पे जो सेल रिसेप्टर्स होते हैं, तो हम इसे डोर इसलिए कहा कि जो सेल होता है उसके जो डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं वो मेम्ब्रेन से ही इंटर होते हैं, और जिस मेम्ब्रेन से इंटर होते हैं वो एज अ डोर रिएक्ट करते हैं और एज अ रिसेप्टर वहाँ पे काम करते हैं, वो होगा ओलिगोसैकेराइड वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एज अ स्ट्रक्चरल पार्ट। ह्यूमन स्पर्म सेल्स जो होती हैं वो इंटर होती हैं ओवम में ओलिगोसैकेराइड रिसेप्टर की वजह से। ओलिगोसैकेराइड कंटेनिंग रिसेप्टर जो होते हैं वहाँ पे ह्यूमन स्पर्म सेल जब इंटर होता है ओवम में, वहाँ पे ओलिगोसैकेराइड कंटेनिंग रिसेप्टर प्रेजेंट होती हैं। फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस आपने देखी कि ओलिगोसैकेराइड कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं और इनकी क्या इम्पोर्टेंस है। अगर आप देखें एंटीबॉडीज़ कितनी टाइप की होती हैं, तो मैं
एंटीबॉडीज होती हैं वो 5 होती हैं, IgA, IgE, IgD, IgG और IgM। और ब्लड कोगुलेशन फैक्टर 13 ब्लड कोगुलेटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। देन अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का, जो कि है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या होता है? पॉलीसैकेराइड्स हम कहते हैं ऐसे कंपाउंड कंटेनिंग मोनोसैकेराइड्स होते हैं जो कि डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स यूनिट। पोली का मतलब है ना मैनी, और सैकरॉन्स मीन शुगर। सो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो डिफरेंट मोनोसैकेराइड, बहुत ज़्यादा मोनोसैकेराइड से मिलके बने हैं, अप टू 100 भी हो सकते हैं ऐसे मोनोसैकेराइड्स यूनिट से मिलके जो बनते हैं, वो क्या हैं? पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। और इनकी भी सेम टू सेम वैसे ही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बनते हैं, और इनकी लिंकेज होती है 1,4 लिंकेज होती है, 1,6 लिंकेज होती है इनमें। और 1,6 लिंकेज जो होती है वो ज़्यादातर कहाँ पे होती है? ब्रांच चेन पॉलीसैकेराइड्स होते हैं उनमें इनकी लिंकेज होती है। और पॉलीसैकेराइड ज़्यादातर जो बनते हैं वो सेम टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड से जो बनते हैं उन्हें हम कहते हैं मोनोसैकेराइड। मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको क्लासिफिकेशन में बताया था। और जो डिफरेंट मोनोसैकेराइड से बनते हैं उन्हें हम कहते हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड। अगर हम डेफिनेशन देखें, मैंने अभी आपको सारी डिटेल बताई पॉलीसैकेराइड की, लेकिन एज अ थ्योरेटिकल हमने डेफिनेशन क्या लिखनी है पॉलीसैकेराइड का, तो हम कह सकते हैं कि दोज पॉलीसैकेराइड विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट। लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट कितने होंगे? 100 और मोर आर नोन एज पॉलीसैकेराइड। When 100 or 1,000 unit of monosaccharide unit are combined by the elimination of water molecule and by the formation of glycosidic bond। concept है जब 100 और 1,000 unit monosaccharide के जुड़े और एक दूसरे से combine हुए। कैसे combine हुए एक दूसरे के साथ? जब elimination हुई water molecule की और formation हुई glycosidic bond की, तो हमारे पास polysaccharides बना। और polysaccharides को हम एक और definition भी कहते हैं कि जैसे कि ये बायोपॉलीमर्स होते हैं मोनोसैकेराइड्स के। अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन में जाने से पहले थोड़ी सी स्टडी कर लें इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की। मैंने अभी जो डेफिनेशन बोली थी वो मैंने यहाँ से बोली थी। अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ से देख के वीडियो को पॉज करके तो आप लिख सकते हैं इनकी डेफिनेशन। हाइड्रोलिसिस हाइड्रो मीन्स वाटर एंड लाइसिस मीन स्प्लिटिंग। पॉलीसैकेराइड जो है लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट होते हैं 100 से, तो इनकी हाइड्रोलिसिस हो सकती है। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स से हम कहते हैं कि मोनोसैकेराइड जो होते हैं वो उनकी जो मॉलिक्यूलर वेट इनका होता है वो हाई मॉलिक्यूलर मैस इनका होता है। और 100 और मोर मोनोसैकेराइड यूनिट्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। जुड़े किससे होते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। याद रखिएगा जो कोवलेंट बॉन्ड कार्बोहाइड्रेट्स में बनता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है इनमें। एमॉर्फस सॉलिड पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं। सॉल्युबिलिटी जो होता है ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, और इनका जो टेस्ट होता है ये पॉलीसैकेराइड टेस्टलेस होते हैं, और इनको हम इसलिए कहते हैं ये नॉन शुगर होते हैं। एग्जांपल अगर हम देखें स्टार्च, डेक्सट्रिन, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ये इसकी एग्जाम्पल में आता है। स्टार्च हम कहते हैं सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन डाइट। डेक्सट्रिन हम कहते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च से मिलता है। जो ग्लाइकोजन जो होता है वो स्टोरेज का पॉलीसैकेराइड है, एज अ ग्लाइकोजन स्टोर होता है ना लिवर में, इसलिए इसे स्टोरेज पॉलीसैकेराइड कहा गया। और देन सेलुलोज है, तो सेलुलोज जो है वो स्ट्रक्चर कार्बोहाइड्रेट है, स्ट्रक्चर पॉलीसैकेराइड है। देन अब देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, जो कि हमने फ्लो चार्ट में देखा था कि होमोपॉलीसैकेराइड और हाइड्रोपॉलीसैकेराइड। होमोसैकेराइड पॉलीसैकेराइड्स ऐसे सैकेराइड्स जो कि सेम पॉलीसैकेराइड मोनोसैकेराइड यूनिट से बनते हैं। होमो मीन सेम एंड पॉलीसैकेराइड्स, पोली मीन्स मैनी एंड सैकरॉन्स मीन शुगर। दीज पॉलीसैकेराइड्स आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट आर नोन एज homopolysaccharides. For example, glycogen is made up of many glucose unit combined with each other, and they are made up of other linear unit of same type of monosaccharide unit, or linear as well as branch chain. Common example includes glycogen, animal store of glucose broken down in the body or to yield glucose at the time of need. Next example is starch.
स्टार्च जो है वो प्लांट ग्लूकोज स्टोर है, जो कि हम कहते हैं इसे कि एनिमल्स इनको स्टार्च को लेते हैं एज अ फूड प्लांट से। सेलुलोज भी जो है वो प्लांट सेल वॉल्स में होता है, इनडाइजेस्टिबल होता है ह्यूमंस में, बट डाइटरी फाइबर्स में ये प्रेजेंट होता है, वर्क करता है। इन एनोलिन जो होता है वो प्रेजेंट होता है, जो रूट्स के ट्यूबर्स होते हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, और जो ऑनियन का बल्ब होता है और गार्लिक के बल्ब जो होते हैं इनके वहाँ प्रेजेंट होते हैं। एनोलिन जो होता है वो फ्रुक्टोज यूनिट से मिलकर बनते हैं, और इसका डाइटरी सिग्निफिकेंस तो कोई नहीं है, लेकिन ये एज अ क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन के तौर पे यूज़ होता है कि डिटर्मिनेशन होती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की, तो कि ये जहाँ पे डिटर्मिनेशन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की जो होती है इन्वेस्टिगेशन, क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन होती है, वहाँ पे एनोलिन यूज़ किया जाता है। ह्यूमन जीएफआर अगर हम देखिए, ह्यूमन का जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कितना है, वो 125 मिलीलीटर पर मिनट होता है। अगर हम देखें कि ये जो होते हैं एगर भी पॉलीमर है डी गैलेक्टोज का, और ये यूज होता है एज अ एगर जेल फॉर्मेशन में एज लिक्सेटिव इन ह्यूमंस में। एगर भी जो है वो होमोपोलीसेक्राइड्स में आता है। हेट्रोपोलीसेक्राइड्स मीन हेट्रो मीन डिफरेंट, पोली मीन्स मैनी, एंड सैक्राइड्स या सैक्रोन्स मीन शुगर। हेट्रो का हमने बताया। अब इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें, विच आर मेड दो कार्बोहाइड्रेट या दो पॉलीसेक्राइड विच आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स, या डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट या डिफरेंट मोनोसेक्राइड यूनिट्स, तो हम इन्हें कहते हैं हेट्रोपोलीसेक्राइड्स। या हम इनका अगर नेम देखें तो हम इन्हें कहते हैं हेट्रोग्लाइकेन्स भी कहते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, कॉमन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड देखें तो हम कहते हैं कॉमन कंपाउंड्स ऑफ दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट रिपीटिंग यूनिट ऑफ अमाइनो शुगर एंड यूरोनिक एसिड। अमाइनो शुगर और यूरोनिक एसिड से ये जो कंपाउंड्स होते हैं, एग्जांपल हम देखें, ये रिपीटिंग यूनिट इसमें होते हैं अमाइनो शुगर और यूरोनिक एसिड। इन्हें हम कहते हैं ये होते हैं ग्लूकोज अमाइनो ग्लाइकेन्स। इनका अदर नेम हम देखें, एक तो हाइड्रोग्लाइकेन है ना, एक ग्लूकोज अमाइनो ग्लाइकेन्स भी इसे कहते हैं। और ये ग्लूकोज अमाइनो ग्लाइकेन्स जीएस जो होते हैं, ये ग्रोथ रेगुलेशन में हेल्प करते हैं और एंटी कोगुलेशन में हेल्प करते हैं, और जो वाउंड होते हैं उनके रिपेयर में भी ये हेल्प करते हैं, जो ये जीएस होते हैं। और ये इन्हें हम कहते हैं म्यूकोपोलीसेक्राइड भी हम इन्हें कहते हैं। और इसकी अगर हम एग्जांपल्स देखें जीएस की, तो हम कहते हैं इनके एग्जांपल में आते हैं हाइलोरोनिक एसिड। हाइलोरोनिक एसिड जो है वो एन एसिटेटेड ग्लूकोज अमाइन और ग्लूक्रोनिक एसिड के रिपीटेड यूनिट होते हैं, और ये हमें साइनोवल फ्लूइड में मिलते हैं। जैसे साइनोविक जॉइंट होते हैं, वहाँ पे जो साइनोवल फ्लूइड होता है उसमें हाइलोरोनिक एसिड हमें मिलते हैं। या विट्रस ह्यूमर ऑफ आई, हमारे जो विट्रस ह्यूमर ऑफ आई होता है उसमें हमें हाइलोरोनिक एसिड मिलता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हम इनके सिर्फ नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर डिटेल्ड है पेपर में तो हम इनकी डिटेल भी लिखनी पड़ेगी, सो याद करनी पड़ेगी आप लोगों को। कॉनहेड्रेटीन देखें, ड्राइटीन, ये अल्टरनेटिव यूनिट होते हैं एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन के। गैलेक्टोज अमाइन और एन एसिटाइल, एन्स मीन सिंगल मीन्स सिंपल चेंज होती है, और एसिटाइल और गैलेक्टोज अमाइन ये जब तीनों मिलते हैं तो बनाते हैं एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन। और ग्लूक्रोनिक एसिड, ये दोनों जो होते हैं इनके अल्टरनेटिव यूनिट्स जो होते हैं वो बनते हैं कॉनड्यूटाइन, और ये प्रेजेंट होता है हमें मिलता है कॉर्निया ऑफ आई में। कॉनड्यूटाइन सल्फेट क्या होता है, अल्टरनेटिव यूनिट्स होते हैं इनमें एन एसिटाइल गैलेक्टोज सल्फेटेड अमाइन। पहले गैलेक्टोज अमाइन सिर्फ था, लेकिन यहाँ पे सल्फेटेड अमाइन है क्योंकि यहाँ पे सल्फेट आ गया। और ग्लूक्रोनिक एसिड होता है, ये हमें कार्टिलेज में मिलता है, एडल्ट बोन जो होती हैं, और कॉर्निया में मिलता है। हेपरिन जो होता है, ये हेपरिन प्रेजेंट होता है, बनता किससे है, अल्टरनेट यूनिट से, डाइसैक्राइड यूनिट जो होते हैं ग्लूकोज अमाइन और यूरोनिक एसिड के, उससे मिलके बनता है। और इसका जो नेचुरल ये जो होता है, ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है ब्लड का। अगर हम देखिए यूरोनिक एसिड को, हम इसे यूरोनिक एसिड, आप सोच होंगे ऐसा नाम तो नहीं सुना ना, तो हम इसे, आप यूरिक एसिड तो सुना होगा ना। यूरोनिक एसिड और यूरिक एसिड सेम ही है। यूरोनिक एसिड और यूरिक एसिड एज अ वेस्ट होते हैं जो कि खुद बहुत एक्सक्रीट हो जाती हैं बॉडी से।
सो ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यहाँ पे एंड हो गया। देन ग्लूकोज के आगे से और टॉपिक्स हैं, लेकिन वो हम दूसरी वीडियोस में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कुछ भी समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।